Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल होता क्या है, सेल को पहले किसने ऑब्जर्व किया, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो ये बहुत ही मस्त, इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है मगर ये बहुत मस्त चैप्टर है। और बायो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, भले ही मैंने 11th-12th में नहीं ली, पता नहीं लेकिन फिर भी, क्योंकि इसमें नंबर आ जाते हैं और स्ट्रक्चर बनाना, बस एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक नंबर और दो चार चीज़ें लिख के आ जाओ, बस पूरे नंबर अपने। तो बहुत इजी सा चैप्टर है। और ये बायोलॉजी का मेन अभी पहला ही चैप्टर आया तुम्हारी पूरी क्लास में अभी तक। तो ये देख लेते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर। ये बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नहीं है इतना, ये बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ नहीं पढ़ना इतना कुछ, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सारे खाली टर्म हैं जो तुम्हारे चैप्टर में यूज़ होंगे, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ ताकि तुम जब पढ़ो तब तुम ये सब छोड़ो ना। जो सेल वॉल की डेफिनेशन है वो तुम छोड़ो ना, साइटोप्लाज्म छोड़ो ना, ठीक है। पहले हम जाहिर सी बात है सेल पढ़ेंगे, सेल का चैप्टर है। तो फिर डिस्कवरी ऑफ सेल किस साइंटिस्ट ने की थी, देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वो देखेंगे। फिर सेल थ्योरी देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर यानी कि हम लोग। तो और शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल की कंपोनेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये डरो मत इतने भारी भारी शब्दों से, लेकिन बहुत इजी चीज़ें हैं ये। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स और डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, अभी से लिखवा लो, ये आने वाले तुम्हारे पेपर में, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं पहले सेल। सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ द सेल। मतलब सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये होगी तुम्हारी डेफिनेशन अगर आ जाता है डिफाइन सेल। सेल वाज discovered by Robert Hooke in 1665 after observing a piece of a cork under a magnifying device. ओके जी, रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। मतलब उन्होंने एक कॉक में, एक पीस ऑफ कॉक में उन्होंने एक वो किया, ऑब्जर्व की, माइक्रोस्कोप लगा के एक चीज़ है, मैग्नीफाइंग डिवाइस मतलब कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लगा के उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें उन्हें छोटे छोटे सेल्स दिखते हैं। मतलब उस टाइम पे तो उसे सेल नहीं बोला जाता था, उन्हें कुछ दिखा जिसको उन्होंने बाद में टर्म दिया सेल के नाम से। छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे समझाऊं मैं, जैसे तुमने कोई दीवार देखी, कच्ची दीवार जिसपे प्लास्टर व्लास्टर ना हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, पहले ऐसे रहता है, ठीक है। मान लो ये एक दीवार है, तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे बने हैं, ठीक है। ये ईंटें लगी हुई हैं, एक एक ब्रिक है, ये एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन ब्रिक, चार ब्रिक। अब जब ये मिल जाते हैं तो जाके एक वॉल खड़ी होती है। तो मान लो वैसे ही हमारा स्किन सेल, हमारे पास तो स्किन सेल है, ब्रेन सेल है, अलग अलग सेल है। हमारे स्किन सेल में कैसे है, उसमें भी ऐसे ही ब्लॉक्स बने होंगे। तो बाद में हम लोग भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर वो हो, घर में माइक्रोस्कोप हो। तो वैसे ही एक बंदे ने इसे ऑनियन पील पे ऑब्जर्व किया। ऑनियन पील मतलब ऑनियन की लेयर होती है ना अलग अलग, तो उसमें हमने देखा कि उसमें ऐसे ऐसे ब्रिक जैसे ही बना हुआ है। तो हमने उस चीज़ से ये चीज़ कंपेयर की, और ये चीज़ तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसे लिखा भी नहीं, बस समझाने की बात थी तो समझा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी अलग चीज़ है और सेल की डिस्कवरी अलग बंदे ने की है। डिस्कवरी की थी, मतलब इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और इस पे जो थ्योरी लिखी वो इन दो बंदों ने लिखी थी, स्केल्डन और स्वान। स्केल्डन एंड स्वान proposed द सेल थ्योरी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। एक जो एक सेल से बना रहेगा उसे हम यूनिसेल्युलर बोलेंगे, और जो ज़्यादा सेल मतलब मल्टी सेल्युलर, उसे हम मल्टी सेल्युलर बोलेंगे, ठीक है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ऐसा भी होता रहता है कि हमारे यहाँ ना जो सेल्स हैं वो मरते रहते हैं सेल्स, लेकिन नए नए आते भी हैं।
अब जो सेल्स जो नए नए आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टेंस से ही आते हैं, मतलब जो पहले से वहाँ पे मौजूद है। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मैंने तुम्हें बताया यूनिसेल्युलर एक है और एक मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर में ये कौन है? ये हम लोग हैं। ये पेड़ पक्षी जितने भी मतलब जंगली जानवर, पक्षी, जितने भी जो भी मतलब जानवर जीव जंतु हैं वो सारे मल्टीसेल्युलर में आते हैं। और ये यूनिसेल्युलर के एग्जांपल क्या है? ये कुछ अजीब सा कीड़ा जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा नहीं, पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो दो इसके एग्जांपल है यूनिसेल्युलर के, अमीबा और पैरामीशियम। ये तुम्हें अभी देखने की जरूरत नहीं है सारी चीज़ें क्या है, ये तुम्हारे में अभी है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम पहले पढ़ते हैं डिटेल में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या है। The number of cells organism made up of only one single cell are called unicellular organisms। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा और पैरामीशियम। तो ये रहा तुम्हारा अमीबा, ये रहा तुम्हारा पैरामीशियम। एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर ऑल द बेसिस ये जरूर से याद कर लेना दोनों के स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना एग्जाम में, ये एकदम डिट्टो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अमीबा का तुम क्या करना, ऐसे 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 कुछ भी बना के आ जाना, मतलब एकदम ही कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान देके। और एक बीच में दो तीन जैसे तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये दो तीन बनाना और फिर डॉट 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 कर देना, ठीक। और पैरामीशियम में क्या है? पैरामीशियम में एक ये डंडा खींचा, एक ये खींचा, एक यहाँ से निकाल के ये, तो ये हो गया तुम्हारा पैरामीशियम। इसमें भी एक दो काले काले कर देना, एक दो वाइट वाइट कर देना और बाकी डॉट 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 डॉट। बस इससे ज़्यादा कोई इतना डिटेल में टीचर को भी याद नहीं, मतलब एकदम ही अलग बना के मत आ जाना, ये बोल रहा हूँ। फिर अगला है ऑल द बेसिक फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा इन दीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। मतलब कि हमारे में डाइजेशन के लिए कोई और सेल है, रेस्पिरेशन के लिए कोई और, एक्सक्रीशन के लिए और सेल है, बाकी चीज़ों के लिए कोई और सेल है, मगर इनमें ये सारा काम एक सिंगल सेल ही करता है। तो अगर वो डैमेज हो गया तो ये लोग खत्म, लेकिन हमारे में अगर एक सेल डैमेज हो जाता है शायद हम बच जाएं। तो आता है अगला मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर, और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया बेसिक। तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, रोज, मतलब ये बेसिकली हम बताना चाहते हैं एनिमल और प्लांट्स। In these organisms, the cell show division of labor as particular set of cells are involved in performing a specific body function। मैंने जैसा कि बताया हमारा ब्रेन सेल अलग काम करता है, स्किन सेल अलग काम करता है, टेस्ट के लिए टंग सेल होगा कुछ, या फिर स्मेल के लिए कोई और सेल होगा, ब्लड सेल अलग है, ब्लड में भी दो सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। नेल के लिए सेल अलग है, टीथ के लिए अलग है, तो ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि हमारी बॉडी में हर सेल एक स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन करता है। अब देखते हैं शेप ऑफ द सेल। अब कोई अब बोलोगे चलो सेल आपने बोल तो दिया, अब इसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है। सम ऑफ, मतलब डेफिनेट शेप का मतलब क्या हुआ? एक जैसे, ठीक। सम सेल्स सच एज अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप। मतलब अब वाटर का कोई डेफिनेट शेप है? अब तुम ये बताओ, वाटर को तो ग्लास में डालोगे ग्लास में जैसा होगा, रेक्टेंगल बॉक्स में डालोगे रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अमीबा है, अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन जैसे एक कॉइन ले लो, अब कॉइन को ग्लास में डालो, समुद्र में डालो, जग में डालो, पानी में फेंक दो, कहीं भी रखो, उसका कॉइन सर्कल का सर्कल ही रहेगा। वैसे ही तो हम बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं शेप में, मगर कुछ सेल जैसे अमीबा उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज अ स्फेरिकल शेप। जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल जैसे मैंने अभी पीछे बताया वो स्फेरिकल शेप का होता है। एंड द मसल सेल्स इन द ह्यूमन आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या हो गया? ऐसे स्पिंडल शेप, ये मसल सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल ऐसे। अब स्पिंडल शेप, अब मसल सेल्स यहाँ पे ऐसे हैं, मान लो पैर के मसल के सेल ऐसे हैं, तो ये हाथ के भी ऐसे ही होंगे, हाथ के मसल के। ऐसे ही आरबीसी तो हर जगह स्फेरिकल शेप का ही होगा, लेकिन अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो द ह्यूमन नर्व सेल्स हैव इलोंगेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, और इसमें ये सारी चीज़ें भी याद रखें। अब किसी सेल के अंदर तुम्हारे में अभी यही बताया गया है कि तुम्हारा एक सेल होता है, मान लो मैं ये स्फेरिकल सा बना देता हूँ,
छोड़ो ये देखो स्पेरिकल से सेल और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मैंने भी एटम वाले चैप्टर में बताया था कोई भी सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसकी मोस्ट ऑफ द पावर इस न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो तुम कुछ भी बना के आओगे, और मैं जो बोल रहा था ना अमीबा और पैरामीशियम में वो काले काले से बना देना, वो उसके न्यूक्लियस थे। वैसे ही तुम ये पढ़ोगे, ये आगे आने वाले चैप्टर्स या नेक्स्ट ईयर में भी तुम पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए तुम याद कर लेना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस ऐसे 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 डब्बे बनाने हैं, फिर एक ऐसे जड़ें से निकाल लेना, फिर आगे जड़ी से निकाल देना और इसमें बना देना ये। वैसे मेरी इतनी गंदी ड्राइंग नहीं है, वो तो मैं ऐसे बना रहा हूँ तो लग रहा है ठीक। तुम इसमें बेसिकली क्या लिखना है, इसको तुम न्यूक्लियस मार्क कर देना, यहाँ पे तुम सेल बॉडी मार्क कर देना, और एक ये एक्सॉन याद कर लो बस। अब एक्सॉन याद कर लिया तो एक्सॉन टर्मिनल भी याद कर लो, एक्सॉन टर्मिनल बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। फिर इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया द सेल इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल व्हिच गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। अब ये सेल इतने नाजुक होते हैं तो इनकी एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जिन चीज़ों से उसे बचाना है उसके मुकाबले वो स्ट्रांग रहती है। तो उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल, जो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी और शेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ सेल। भैया आपने शेप बता दी, अब साइज के बारे में बता दो। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटा सेल है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर में होता है, कहाँ? बैक्टीरिया में। द लार्जेस्ट सेल, जो सबसे बड़ा सेल है, उसकी क्या है? 170 mm to 130 mm, विच इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। समझ आया? जो एक हेन का भी जो एग होता है वो भी एक सेल का है, ठीक है, वो भी एक सेल है। तो वो इतना बड़ा है कि तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है, मगर ये तो 0.1 to 0.5 mm में, ये तुम्हें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसके लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। वैसे ही ऑस्ट्रिच का एग, जो कि सबसे बड़ा सेल है, वो 170 mm to 130 mm का होता है। तो साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उस साइज जो सेल का, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एक सेल है वो इतना बड़ा है, अब खुद ऑस्ट्रिच इतना बड़ा थोड़ी, वो तो इससे कई गुना बड़ा है। अब हैन का जो साइज सेल है वो इतना बड़ा है एग का, अब ये थोड़ी है कि उसमें से जो ऑर्गेनिज्म निकलने वाला है वो भी इतना ही बड़ा हो। समझ रहे हो बात में? तो साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो हमारे सेल है, रेड ब्लड सेल है, इतने इतने से हैं जो हमें दिखेंगे भी नहीं, तो हम उतने ही बड़े थोड़ी है। तो वही बात है। अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब हमने पढ़ लिया इसका शेप साइज सब पढ़ लिया, अब उसके स्ट्रक्चर और वो क्या फंक्शन करता है वो पढ़ते हैं, जिसपे चैप्टर हमारा आधारित है। रामायण देख के बहुत ज़्यादा हिंदी सुधर गई है मेरी। चलो ठीक है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईच ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। ठीक है जी, ऑर्गन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ टिश्यूज। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ईच ऑर्गन इज सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। समझ में आया? ऑर्गन आर फर्दर मेड अप ऑफ टिश्यूज। अब जो ऑर्गन के अंदर क्या होता है? टिश्यू। अब ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है चीजें। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। समझ में आ गया? टिश्यू, घबराओ मत, सब टर्म की डेफिनेशन जरूर मिल जाएगी। टिश्यू का क्या मतलब होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे टिश्यू। एंड द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बताइए, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। Single cell is a unicellular organism perform all the basic functions such as digestion and respiration and excretion। ठीक है, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया। Organism made up of more than one cell are called multicellular, और इन multicellular हर सेल का अपना अपना कोई स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन होता है। अब टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल मतलब कितनी तरह की सेल होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब भैया बोलोगे आपने तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कुछ बताया, वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल। लेकिन अब हम घुस गए टाइप्स ऑफ सेल में। टाइप्स ऑफ सेल में भी दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कुछ इस तरह का दिखता है और यूकैरियोटिक कुछ इस तरह का दिखता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सेल्स which do not have well defined nuclear membrane and nuclear material lies freely in the cytoplasm of the cell. For example, bacteria, blue green algae। जाहिर सी बात है नहीं समझ आया होगा।
लेकिन मैं अभी जब आपको तुम्हें बताऊंगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, तब समझ आ जाएगा। फिलहाल डेफिनेशन के लिए याद कर लो, सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियर का मटेरियल वो होता है फ्रीली लाई करता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और ये सारी चीजें एक छोटे से सेल के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल। फिर यूकैरियोटिक क्या है, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब हम लोगों का, हमारे सेल्स। ऑर्गेनिज्म और सेल में कंफ्यूज मत होना। अब आता है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं तुम कंपोनेंट ऑफ सेल्स, इसमें हम अच्छे से बता दूंगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द सेल। अब बोलोगे भाई वो तो सेल वॉल थी, लेकिन उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी जो उसमें नर्व्स हैं उन पे एक मेम्ब्रेन है, फिर उसके ऊपर एक वॉल होगी। तो उससे मतलब वॉल से अंदर और उससे बाहर एक मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोलते, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द सेल। बस इतना सिंपल सी भाषा। और अब देख लो यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब होगा कि जो तुम्हें इधर न्यूक्लियस दिख रहा है, ये जो तुम्हारा पूरा है, अब इसमें तुम न्यूक्लियस ढूंढो। तो इसका न्यूक्लियस जैसे ये होगा अंदर, इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो कि वेल डिफाइंड होती है यूकैरियोटिक में और वेल डिफाइंड नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। समझ आ गया होगा होपफुली। अब सेल मेम्ब्रेन अलाउज सेलेक्टिवली अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका यूज क्या है, सेल वॉल का क्या यूज था कि वो रिजिडिटी मेंटेन करे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का ये यूज है कि वो जो चीजें जरूरत की हैं उसे अलाउ करे अंदर घुसना, और जो चीज जरूरत की नहीं है उसे बाहर हटा दे, ठीक। हेंस इट चेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इन प्लांट्स एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज इज प्रेजेंट। It is called cell wall that protects the plant cell from environmental variation। ये particularly प्लांट्स को लेके ये चीज़ें बोल दी गई हैं, लेकिन सेल वॉल का मतलब ये है कि एक सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि उसको रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लांट्स में जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज, और इट इज कॉल्ड सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स प्लांट सेल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन मतलब धूप, पानी, गर्मी, सर्दी और फालतू चीज के। तो आता है आपका साइटोप्लाज्म। इट इज साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब देखो, ये रहा आपका पूरा सेल, ठीक है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गई। अब न्यूक्लियस और सेल, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर एक जेली सी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और वो जेली सी चीज ये पिंक वाली नहीं, ये है, ये जितनी ग्रीन चीज दिखती है ना, लाइट ग्रीन, ये सारी तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन ही, इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स। अब इसके अंदर कई ऐसे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स। ये क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा फिर से आगे। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इट इज सराउंडेड बाय पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भाई। इट कंटेन्स स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोस। इट आल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह क्रोमोसोम्स होगा। अब क्रोमोसोम नया शब्द क्या होता है, ये दीज आर द स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस।
Genes are the structural and functional unit of inheritance. The entire living substance in a cell is known as protoplasm. अब क्रोमोसोम क्या होता है? These are the structures that carry genes and play an important role in inheritance. मतलब कि एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं जीन्स को। अब जीन्स क्या है? बोलते हैं ना, कभी तुमने सुना होगा कि तुम्हारे पापा की हाइट अच्छी है तो तुम्हारी भी हाइट अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे जीन्स और पापा के जीन्स मिलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लोग इससे बोलते हैं कि जीन्स जब इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब जब पापा से तुम हुए, मतलब पापा के बाद जब तुम आए, तब तुम्हारे और पापा के बीच में सिमिलैरिटी होगी। वो किसकी वजह से होती है? जीन्स की वजह से, क्योंकि जीन्स सिमिलर होते हैं। वो तुम्हें तुम्हारे पापा से ही मिले हैं, और उसको कैरी कौन करता है? तुम्हारा ये क्रोमोसोम्स। अब आता है वैक्यूल्स। इसमें क्या? वैक्यूल्स आर द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द सेल। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा है। डरो मत, ये सब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेफिनेशन जरूर से याद करना। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट और इन एनिमल सेल न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मतलब हर एक वैक्यूल की भी मेम्ब्रेन, मतलब आउटर कटिंग होती है, जिसे हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। और दिस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड इन अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये किसी फ्लूइड के अंदर होता है जो कि सेल सैप होता है, जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। फिर आता है आपका प्लास्टिड्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। प्लांट पी से याद कर लो, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड दैट कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो कंटेन करते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इट इज द क्लोरोफिल दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। मतलब जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स में, वो क्या है? क्लोरोफिल है। Chloroplast traps solar energy and utilizes this energy to the manufacture food for the plant. मतलब कि अब जो तुम्हारा लीफ है, ठीक है, अरे यार, हाँ, ये तुम्हारा लीफ, ठीक है, अरे हाँ, तुम्हारा सन, जैसे सन येलो होता है, मगर छोड़ो। अब इस सल से जो सनलाइट आ रही है, और ये जो लीफ जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लास्टिड कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्लोरोप्लास्ट इन सोलर एनर्जीज को वो कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। अब तुमने पढ़ा प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं, जिससे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो खुद कैसे बनाएंगे? वो सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा और इसको हम एज अ यूटिलाइज करेगा। वो एनर्जी इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा क्या बनाने में? फूड बनाने में। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एक प्लांट है जिसकी लीफ है, जिसके लीफ का कलर ग्रीन है, और वो ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को, जिस एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है प्लांट की फूड बनाने में। और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, जो तुमने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, चलो। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिड जो है दो तरह के, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड आर यूज्ड टू स्टोर फूड, while chromoplasts are plastid containing pigments. Chloroplasts are type of chromoplast. अब सुनो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा और क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए। तो तुम मान लो क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ा कि वो होता है कलरलेस, और लेकिन वो किस लिए यूज होता है? फूड स्टोर करने के लिए। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो कि ये है क्रोमोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट्स, प्लास्टिक कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं। अब और हमने पिछले अभी पीछे पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो अब जो क्लोरोप्लास्ट है उससे हमने क्या पढ़ा? वो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है और वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ताकि वो फूड प्रोड्यूस कर पाए। तो हमने सिंपल कंक्लूजन क्या निकला? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और फूड स्टोर करने का काम होता है, और क्रोमोप्लास्ट कलरलेस नहीं होता, वो कंटेन करता है प्लास्टिड्स और
ये फूड जनरेट करने के काम आता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। क्लोरोप्लास्ट जो हमने पीछे पढ़ा उसके भी 2 रीजन है। रीजन ग्राना और स्ट्रोमा। ग्रामा क्या? stacks of the sac like membrane bound structure that contains pigment chlorophyll। और ग्राउंड और स्ट्रोमा क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन्स। ये मत याद करो, बहुत ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये तुम रहने दो। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसकी चिंता मत करो, इसको देख के डरो मत, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, तुम याद करो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। लुकोप्लास्ट होता है तुम्हारा कलरलेस और फूड स्टोर करने का काम आता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तुम्हारा कलरफुल होता है और फूड जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लास्टिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज एन आरईआर क्या होता है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। और एसईआर क्या होता है? इट एक्ट्स एज स्टोरेज ऑर्गेनल एंड इट आल्सो हेल्प्स इन लिपिड बोले तो फैट को हम क्या बोलते हैं? लिपिड सिंथेसिस। और लिपिड सिंथेसिस के काम आता है। मतलब जो आर ये जरूर से याद कर लेना प्लीज। ईआर होता क्या है? ईआर का डेफिनेशन नहीं, बस वो 2 तरह के होते हैं। आरईआर किस लिए होता है? फूड सिंथेसिस के काम आता है और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन के काम आता है। और एसईआर क्या होता है? वो स्टोरेज ऑर्गेनल के काम करता है और लिपिड सिंथेसिस के काम आता है। आगे बढ़ते हैं। गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी apparatus मतलब it is made of a parallel arranged membrane bound vessels called cistern, or it helps in storage, modification, packing of products in vessels, or it helps in formation of glycoproteins and glycolipids। लिपिड्स पता है क्या है? फैट। हाँ हाँ, तो मेरे को पता है तुम्हें अभी बहुत दिक्कत आ रही होगी पहली बार सुनने में, तो तुम क्या करो, मेरी बात मानो। क्या करना है, पहले तो मेरी वीडियो देखा, आप मेरे पीडीएफ या तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नोट्स की, उससे उसका प्रिंट लो। लेकिन मेरे हिसाब से तुम अपनी एक नोट्स, खुद हैंड राइटेड नोट्स वीडियो देख के नोट्स बनाओ, पूरी नोट्स बनाओ। फिर तुमने मेरी वीडियो देख के नोट्स बना ली, अब तुम मेरी वीडियो एक और बार देखो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो तुम वही नोट्स अपने दोबारा पढ़ो, अब फिर तुम्हारे चैप्टर तैयार। तुम्हें लगेगा कि अभी तैयार नहीं हुआ, मेरे को इतनी चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उससे 10 दिन पहले एक और बार अपने नोट्स देख लेना, चाहे मेरी वीडियो देख लेना 2x पे, 1.5x पे, चाहे जितने पे भी, बस उसमें थोड़ा ऐसे आवाज़ आएगी मेरी। ठीक है, चलो ये चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। मैं कैसे तुम्हें समझा दूँ, अब क्या तुम्हें समझा दूँ, मैंने खुद नहीं देखी चीज़ें। लेकिन मेरी बात मानो, इसमें नंबर बहुत आसानी से आ जाते हैं। अब अगली चीज़ आती है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी, आपने बोला, हमने मान लिया, अब हमने देखा थोड़ी है। रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम्स विच आर एक्टिव एंड एट एसिडिक पीएच। अब इससे बचने का एक तरीका ये है कि तुम अपने स्कूल के प्रीवियस ईयर उठाओ, मतलब अपने भैया जो आपके सीनियर हैं, 9th में अभी चल गए हुए हैं, उनसे बोलो कि भैया तुम मुझे प्रीवियस ईयर दो, मतलब तुमने जो किए हुए हैं वो मुझे दो, या उनसे मांगो कि मुझे चाहिए। और उसमें देखो, एक साल की नहीं, 2-4 साल की निकालो, उसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से। मेरे हिसाब से खाली डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कमेंट में बता दो, मैं फिर उसकी भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो कमेंट पर पिन कर दूंगा। फिर आप देखते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये किसका फंक्शन क्या है कि ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के काम में आती है। कुछ ऐसा सा दिखता है, ये तुम्हारा सेल है, और सेल में जो ये है, ये तुम्हारे लाइसोसोम है। ठीक, अब आता है आपका अगला माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, बहुत आता है। It is a double membrane bound structure. The inner membrane of mitochondria is deeply folded to form cristae. A cristae is the surface area in the organelle. It is the site cellular respiration and hence known as powerhouse of cell. The root से याद कर लेना, fill in the blanks. They have their own circular DNA और they divide by fission. DNA का full form क्या है? होमवर्क है, चलो ये चलो बताए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं DNA का फुल फॉर्म।
दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, इनका हर माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग डीएनए होता है, जैसे हम लोगों का अलग अलग डीएनए होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल्स क्या होते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब हम लोगों में। न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। हमारे जो सेल होते हैं उसके सेंटर में मिलेगा न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में नहीं मिलेगा, इसके कहीं पेरीफेरी में, मतलब कहीं साइड वाइड में मिलेगा। मान लो ये रहा आपका प्लांट, ये रहा आपका प्लांट सेल, ये रहा आपका एनिमल सेल। अब इसमें सेल वॉल है आपकी प्रेजेंट, इसमें आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और फिर क्या अगला, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लोकेटेड एट पेरिफेरी ऑफ द सेल, मतलब यहाँ कहीं है, और हमारा कहाँ है, हमारा पूरा सेंटर में है। फिर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, मतलब प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट है। प्लास्टिड बोले तो वो क्लोरोफिल वाला, क्लोरोप्लास्ट वाला। हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए, हमारा थोड़ी अंदर ही अंदर फूड बनना है, हमें तो बाहर मम्मी से बनवाना है, और क्या, और हम नालायकों का काम ही क्या है, ठीक है। तो लार्ज सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब इस सेल के अंदर एक होगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक लार्ज सेल वैक्यूल होता है, और हमारे यहाँ न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो हमारे यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें सिंगल नहीं होता, इसमें बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, बहुत सारे, न्यूमरस। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो ये ज़रूर से याद कर लेना प्लीज़, ठीक है, आ सकता है पेपर में। अब आ गया आपका डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद करने वाली है, लेकिन मानो बात बहुत इजी होता है। अब असल में कुछ तुम्हारा एनिमल सेल ऐसे दिखेगा, प्लांट सेल ऐसे दिखेगा, लेकिन ये बनाते बनाते तुम्हारे 1.5 घंटे निकल जाएंगे पेपर के। और तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बना देना तुम प्लांट सेल, ठीक है, ये कुछ आलू जैसा एनिमल सेल बना देना, उसमें ऐसे 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 मैंने तुम्हें बताया। तो एक न्यूक्लियस बनाना, किसी में भी मत भूलना, चाहे कोई भी सेल बनाओ। एक बड़ी सी चीज़ बनाना, उसको लिख देना न्यूक्लियस, जैसे इसमें न्यूक्लियस मार्क किया हुआ है। अब उसमें डॉट 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 भी बना देना, एक आध बड़े छोटे गोले भी बना देना, तो तुमने बना दिए। अब ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये तुम्हारा वैक्यूल है, ऐसा इनका बोलना है। अब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों में, और साइटोप्लाज्म है ही। चलो ठीक है, फिर यहीं पे आपका चैप्टर खत्म। नोट्स पीडीएफ पूरी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चाहिए होंगे तो भी बता देना। और प्लीज़ भाई लोग कमेंट करो, कुछ दिक्कत आ रही है तो, और कैसे हम इम्प्रूव करें वही बता दो कम से कम, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। मेरा भी कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, और मेरे कैसे कैसे नंबर आए हैं, और अगर नहीं आए तो क्या नहीं पढ़ के गया था मैं जो नहीं आए, ठीक है। अभी शुरू की ये जर्नी, लेकिन बहुत दूर तक ले जाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मज़े करो, और सेफ रहो, और बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।